हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आज आप सभी को जो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास में क्या भूमिका रहती है आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर की, यानी कि कृषि क्षेत्र की क्या भूमिका रहती है उसको हम समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कृषि है आपके पास, जो एग्रीकल्चर है वो क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्या रोल है उसकी, क्या भूमिका है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है बट मैं इंग्लिश में भी आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको जो है बोलते हुए चलूंगा, जिससे आपको दोनों मीडियम में चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो। तो सबसे पहला है आपके पास कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है शुरुआत से ही एक एग्रीकल्चर एग्रीग्रियन इकोनॉमी रही है, बेसिकली कृषि प्रधान देश रहा है, जहां पर हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली इसलिए दी जाती है क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या हमारा जो ज़्यादा सेक्टर है, जो ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की लगी हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। लाइक आपको पता होगा 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त के डाटा के अनुसार लगभग हमारे देश में 50% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, यानी कि वो केवल खेती करते थे और उन्हीं पर उनका जो है एक रोजगार का मुख्य स्रोत माना जाता था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और एग्रीकल्चर का मोस्ट ऑफ पार्ट जो हमारी जीडीपी निकल के आती है, उस जीडीपी में लगभग 51% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहता है, वो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है। यानी कृषि क्षेत्र जो है 51% जो है हमारी देश की जीडीपी को बढ़ाता है 1947 के डाटा के अनुसार। और अगर आप आज के अनुसार देखें तो अभी भी हमारे देश में लगभग 30% के आसपास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे सेक्टर जो है माइनस डेवलपमेंट की ग्रोथ पर जा रहे थे, माइनस विकास की दर थी उनके पास, लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 2.1% की ग्रोथ रेट थी। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारा देश जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी आगे है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही हमारी ज़्यादातर इनकम जो है, पूरी इकोनॉमी जो है टिकी हुई है। बाकी सभी सेक्टर ने जीडीपी को माइनस किया बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ देखी गई, जिसकी वजह से जीडीपी और ज़्यादा नेगेटिव में जा सकती थी बट वो नहीं गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक तरीके से योगदान देता है राष्ट्रीय आय के अंदर, कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखिए आप, इन इंडिया 28% ऑफ द नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर। मैंने वही 30% के आसपास क्या, वो 28% है अप्रोक्सीमेटली, आप इसमें लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, यानी कि आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो फूड आता है, जो आपके पास खाना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं उन सभी को, तो वो कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हम लोग कुछ इंपोर्ट भी करते हैं और कुछ अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं, तो उससे हमारे देश में जो है यहाँ पर आ रहा होता है। तो फूड सप्लाई के लिए एक सोर्स है हमारे पास क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक बेसिक सोर्स है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको फैक्ट्रीज में तैयार वस्तु में कन्वर्ट करते हैं, या तो कुछ चीज़ें यहीं पर हमारे पास बनकर तैयार होती हैं, उनको डायरेक्ट हमें यूज़ करना पड़ता है, कुछ रॉ मटेरियल के तौर पर हम लेते हैं और उसको फैक्ट्रीज में एक फिनिश गुड्स में, यानी एक तैयार वस्तुओं में कन्वर्ट करके उसको जो है हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें फूड सप्लाई ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर आप देखें तो बेसिक सोर्स होता है एग्रीकल्चर बेसिकली हर कंट्री के लिए, वेदर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी हो, तो उनको तो बेसिक भाई नीड तो चाहिए ना फूड की। तो फूड सप्लाई के लिए वो हैवी रिलायंस होते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, कृषि क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हैवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या, जैसे इंडिया में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री आप इसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेजी से होती है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ फूड्स भी इंक्रीज होता है, तो आपको ज़्यादा रेट में जो है एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर फेल भी हो जाते हैं अपनी डिमांड को मीट करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स की, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है बट उतना तेज़ी से हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है, तो डिमांड को फेल कर जाता है कभी कभार। ठीक है, तो राइजिंग द सप्लाई ऑफ द फूड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप सप्लाई बढ़ा पाएंगे तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो अगर एक फॉर्मूले से अगर आप इस चीज़ को समझें, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि डी यहाँ पर स्टैंड्स कर रहा है एनुअल ग्रोथ रेट इन द डिमांड फूड की डिमांड, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी मांग जो है वो पूरे एनुअली कितना रहता है, एक प्रति वर्ष कितना रहता है। पी आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखा रहा है,
और 2 यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी मीन्स आय की लोच को दिखा रहा है कि जब इनकम आपके पास बढ़ती है या कम होती है तो उसका दुगना इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ता है, इसलिए आपने 2 वैल्यू ली हुई है। और जी यहाँ पर आपको दिखाएगा कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय आपके देश में कितनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर इससे शो किया जा रहा है। तो ये हम डिमांड निकालते हैं इस तरीके से। डिमांड में बेसिकली हम पी देखते हैं, पॉपुलेशन कितने रेट से ग्रो हो रही है, इलास्टिसिटी 2 है, और हम जी देखते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है। उसके बेस पर हम जो है डिमांड डिटरमाइन करते हैं, मांग निर्धारित करते हैं अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर गुड्स की। सेकंड है प्री रिक्विजिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल। बेसिकली आपके पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है आपके पास, वो आपको कच्चे माल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फिर आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहें कि किसी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो आपके पास रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम तैयार फिनिश गुड्स जो है वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर ये एक नेसेसरी जरूरत बन जाती है। प्रोविजन ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीन्स आपके पास कुछ अधिक के बचता है। देखिए जैसे जब आप एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तो आपके पास कुछ जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपनी नीड के अनुसार, जो भी उनकी नीड होती है उस नीड के अनुसार उन्होंने प्रोड्यूस किया। लाइक उन्होंने जो है 100 टन का प्रोडक्शन किया। अब 100 टन तो उनकी नीड नहीं होगी, शायद मान लेते हैं 15 टन उनकी नीड हो सकती है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो 85 नीड जो है, फिर 85 जो टन है वो क्या है, एक तरीके से सरप्लस है, वो आपके पास अधिक के है। तो उसको वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी और को दिया जा सकता है। तो उससे इकोनॉमी के अंदर जीडीपी क्रिएट होती है, नेशनल इनकम क्रिएट होती है। तो वो एक तरीके से सरप्लस काफी बेनिफिटेबल हो जाता है एग्रीकल्चर गुड्स का, और उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी अदर कंट्री से, जहां से आप फॉरेन करेंसीज को अर्न कर सकते हैं। Earlier stage of the development and increase in the export earning is more desirable because the great strain of the foreign exchange situation needed to financing import of the basic essential capital goods। यानी कि यहाँ से आपके पास एक फंड आएगा, उस फंड को आप इंपोर्ट में लगा सकते हैं एसेंशियल कैपिटल गुड्स के, जो कि हमारे देश में फैक्ट्रीज, मशीन्स वगैरह इन सब के प्रोडक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होंगी, वो आप वहां से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ मैन पावर। अगर आप मैन पावर को देखें तो मैन पावर, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज क्वांटिटी में लेबर फोर्स लगा हुआ था। अगर आप देखें लगभग 62% लेबर्स को इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है इन दिस सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस परमिट द शिफ्ट ऑफ द मैन पावर फॉर द एग्रीकल्चर टू द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये जो 60% कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको इन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया, और 50% यहाँ पर बेसिकली आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्होंने अब्जॉर्ब किया हुआ है। अब नॉन एग्रीकल्चर आप ये कह सकते हैं कि एक तो फार्मर्स होते हैं जो क्रॉप्स को उगा रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो बेसिकली फार्मिंग करने के बाद उसके प्रोसेस को करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो उसको आप यहाँ पर काउंट कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है, तो वो 62% हो जा रहा है। इनिशियल स्टेज में आपके पास जो डाइवर्सिफिकेशन था लेबर का from the agriculture to non-agriculture sector is more important from the point of view of the economic development। बेसिकली आपको देखना है कि जो आपका लेबर है वो कहाँ लगा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लगा हुआ है। डेवलपमेंट इज टू ईज टू बर्डन ऑफ द सरप्लस लेबर ओवर द लिमिट लैंड and thus the release the surplus manpower from the agriculture sector is necessary to progress the agriculture sector and expanding the non agriculture sector। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लिमिट होती है आपके पास, भाई लिमिटेड लैंड है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा आप मैन पावर, ज़्यादा लेबर्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो जो बचे हुए एक्सेस आपके पास सरप्लस बच जाता है लेबर्स का, या अधिक के जो आपके पास और लेबर बच रहे हैं उन लेबर्स को आप नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी लगा सकते हैं, और वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन मींस आपके पास जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके से आपको रिक्वायर्स होता है, उसमें आपके पास रोड्स की जरूरत पड़ती है, मार्केट यार्ड्स की जरूरत पड़ती है, स्टोरेजेस की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे की जरूरत पड़ती है, पोस्टल सर्विसेज की जरूरत है, मैनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट कमर्शियल सेक्टर।
यानी कमर्शियल सेक्टर के इन सब की डिमांड होने की वजह से आपको क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बेसिकली एग्रीकल्चर हुआ तो एग्रीकल्चर से इन सभी की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई। बेसिकली एक जगह से अगर आपको दूसरी जगह पर अपनी क्रॉप्स को लेकर जाना है बेचने के लिए, तो आपको भाई चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट, और आपको कम्युनिकेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वेयर हाउसेज आपको चाहिए, है ना। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होता है इकोनॉमी के अंदर। रिलीफ फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल, कैपिटल की शॉर्टेज से आपको जो एक रिलीफ मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, मिनिमाइज करता है बर्डन सेवरल डेवलपमेंट कंट्रीज वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन कैपिटल। बिकॉज देखिए एग्रीकल्चर से आप उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे बाहर मार्केट में, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे आपके पास फॉरेन करेंसीज आती हैं। अब जो फॉरेन करेंसीज आती हैं उस फॉरेन करेंसी का आप यूज कर सकते हैं अपने जो कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जो कैपिटल के बर्डन था आपके पास वो खत्म हो जाता है, ठीक है, जो कि आप वहां पर फॉरेन कैपिटल की जो आपको जरूरत पड़ती है और नहीं होती तो वो आपको आ जाती है विदेशी मुद्राओं का। Foreign capital is available with the string attached to it and creating the another significant problem. Agriculture sector requires less capital for the development, thus it minimizes the growth problem of the foreign capital। यानी कि यहाँ पर कैपिटल की भी जरूरत कम पड़ती है जिससे फॉरेन कैपिटल आपके पास ज्यादा ग्रो हो पाती है। हेल्पफुल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, हेल्पफुल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे कि ओवर पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रीडोमिनेटली हम हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज आपके पास देखने को मिलता है। जहां पर आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से रूरल एरियाज के लोगों की इनकम की और अर्बन एरियाज में इनकी इनकम में कुछ एक बीच का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली इनइक्वालिटी होती है। तो बट जब एग्रीकल्चर को हम बहुत अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो बेसिकली कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपके पास इनकम की इनइक्वालिटी दूर होगी, बिकॉज वो भी अब ज्यादा कमा पाएंगे अर्बन एरियाज के मुकाबले। तो रूरल और अर्बन एरियाज कंट्री में जो रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, इट इज नेसेसरी टू अकॉर्डिंग द हायर प्रायोरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर टू प्रोस्पेरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर वुड राइज द इनकम of the majority of the rural population, thus the disparity of income may be reduced to a certain extent। यानी कि कुछ ना कुछ हद तक ये कम करने की इसको कोशिश करता है। 9th टॉपिक है आपके पास बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक नेशन। अब देखिए डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब है भाई डेमोक्रेसी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किस तरीके से ग्रो होगा। फास्टर ग्रोथ रेट रहेगी, ग्रोथ रेट स्लो रहेगी, है ना, जिसके वजह से आप देखेंगे कि आपके पास ज्यादा आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है किस सेक्टर को, वो किस सेक्टर को अपनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है और वहां पर हम लोग ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर दे पाते हैं, है ना। फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखें, इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल टेंशंस। यानी कि आप सोशली और पॉलिटिकली कम से कम यहाँ पर जो है इसमें आए, और ज़्यादा अगर हम इंटरफेयर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो उतना इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं हो पाएगा, उतना अच्छे तरीके से ग्रोथ उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव टू किंडल्ड विद द होप ऑफ प्रोस्पेरिटी, दिस कैन बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ेगा एंड दस द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज आल्सो रिलेवेंट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसके रूल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट इफेक्टिव डिमांड। अब देखिए इफेक्टिव डिमांड आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इफेक्टिव डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है कि कंट्री में आपके पास कितनी डिमांड पर कितनी सप्लाई हो रही है, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इफेक्टिव डिमांड भी क्रिएट करता है, जहां पर जितनी सप्लाई होती है, मतलब जितनी डिमांड की नीड होती है उतना सप्लाई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर करने में कामयाब रहता है। तो वहां पर आपके पास इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है। हेल्पफुल इन फेजिंग आउट द इकोनॉमिक डिस्पर्सन, यानी कि अगर आपके पास इकोनॉमिक डिस्पर्सन है, मतलब बहुत तेजी से हमारी आर्थिक मंदी हमारे देश में आई हुई है, तो उस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर डिमांड क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर इनिशियली फंड जो है हमें मिल जाएगा बहुत ईजिली तरीके से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना थोड़ा अच्छा हो जाता है और डिस्पर्सन से हम निकल पाते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। अब देखिए मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं प्राइमरी गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से उनके पास फॉरेन
करेंसी आती है। तो फॉरेन करेंसी आती है तो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स, एक स्रोत बन गया विदेशी मुद्रा का, कि भाई देश के अंदर विदेशी मुद्रा कहां से आई, क्या स्रोत है। तो हमने एक एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ले लिया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो हम रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वहां से कुछ ना कुछ हमारे पास पैसे आ जाएंगे और वो पैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, आपके पास सिंपल सा पूंजी निर्माण, कि आपके पास जो कैपिटल गुड्स हैं उनके स्टॉक में वृद्धि होना, कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि होना। तो बेसिकली आपके पास जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट इनिशियली स्टेज में आपके पास वो नहीं होता, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम होता है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके अपना कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, हम उसे ऐसा वेल्थ मान के कैपिटल को जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर फंड्स प्रोवाइड्स द कैपिटल फॉर्मेशन इन दिस वेज। जैसे एग्रीकल्चर टैक्सेस से आपके पास इनकम आ सकती है, जो आप कृषि पर टैक्स वगैरह लगा रहे होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आपके पास पैसा आ रहा होता है। कलेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एट अ लो प्राइस बाय द गवर्नमेंट एंड सेलिंग इट्स द हायर प्राइजेस। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय द रशिया एंड चाइना। ये मेथड जो है रशिया और चाइना ने अपनाया था कि वो कम प्राइस पे खरीद लेंगे और ज्यादा प्राइस पे बाहर बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ फंड इकट्ठा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होगा। लेबर इन द discussed unemployment largely confined to agriculture in the view as the source of inevitable surplus। और इससे इनविटेबल सरप्लस भी आपके पास आता है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग लगने की वजह से आपके पास ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है और फिर वो आप देखते हैं कि भाई इतना आपके पास अपनी नीड के लिए रख लेते हैं फार्मर और बचा हुआ सरप्लस क्रिएट होता है जो कि काफी अच्छा होता है, उससे ज्यादा इनकम आती है। ट्रांसफर ऑफ द लेबर कैपिटल फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब देखिए लेबर एंड कैपिटल्स को ये जो है फार्म से नॉन फार्म एक्टिविटीज में ट्रांसफर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, आप लेबर्स को ज्यादा लगा पाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, नॉन फार्म एक्टिविटीज या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, गैर कृषि क्षेत्र में, तो वहां से प्रोडक्टिविटी उत्पादकता जो है आपकी बढ़ रही होती है। 14 है आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल पीपल्स। अब देखिए रूरल पीपल्स के पास, जैसे अर्बन में हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर लेते हैं, कंपनीज में काम कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के सोर्स हैं। बट अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो रूरल एरियाज में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का सोर्स केवल एक ही रह जाता है, वो होता है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई और मुख्य स्रोत नहीं होता। ठीक है। इंप्रूविंग द रूरल वेलफेयर। अब देखिए जहां पर लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर अच्छा बेनिफिट मिलता है तो वहां पर रूरल वेलफेयर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका इन्वायरमेंट जो आसपास का है वो इम्प्रूव्ड होगा, वो अच्छे तरीके से रह पाएंगे, और अगर अच्छे तरीके से रह पाएंगे तो बेसिकली आपके पास वेलफेयर हो रहा होगा इकोनॉमी के अंदर, वेलफेयर। ठीक है, यानी कि सामाजिक कल्याण आपका। इट इज टाइम टू रूरल इकोनॉमी डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइंड ऑक्यूपेशन। अब देखिए अलाइंड ऑक्यूपेशंस फार्मिंग वगैरह आप कह सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, मछली पालन, फिशिंग वगैरह आप कह सकते हैं, गार्डनिंग भी कह सकते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री राइजिंग द एग्रीकल्चर सरप्लस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टेंड्स टू सोशल वेलफेयर। इससे जो है सोशल वेलफेयर आपके पास आएगा। और अलग अलग जैसे आप लिविंग स्टैंडर्ड को अगर देखें तो उन लोगों ने न्यूट्रिशन डाइट्स इंक्लूड किया है, एग, मिल्क, घी, फ्रूट्स, इन सभी को, और जिससे उनकी एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं। बेटर हाउस, मोटरसाइकिल्स, रेडियो, टेलीविजन एंड यूज द बेटर क्लोथ, जिससे उनका वेलफेयर हुआ है, एक सामाजिक कल्याण हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब जो आपको चाहिए, जो आप इंडस्ट्रीज में चीजों को बनाते हैं, लाइक ये पेन एक तरीके का एक इंडस्ट्रियल आउटपुट है, यानी कि आपके पास एक औद्योगिकरण का उत्पाद है। इस उत्पाद को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। तो कंक्लूजन की अगर आप बात करें, फ्रॉम द अबव सिटेड एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज द मस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा करना है तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी आर्थिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास की बहुत ज्यादा जरूरी है।
Even developed countries by emphasize on the agriculture development. According to the Muir, agriculture progress is essential to provide food for growing non agricultural labor, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर जो लेबर हैं उनके लिए फूड ग्रो करना भी यहाँ पर जरूरी है, और रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेविंग टैक्सेस रेवेन्यू, सपोर्ट डेवलपमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग द ग्रोइंग मार्केट ऑफ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। इसके लिए भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की जरूरत है, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर से आप जो आउटपुट आपको मिलता है उस आउटपुट को आप बाहर मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, उसको सेल करके आपको जो है कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिल रहे होते हैं, फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा मिल रही होती है, तो विदेशी मुद्रा आप उसको यूज कर सकते हैं विदेशी चीजों को खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पूरा का पूरा रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड रहा है, हमने कब कब कौन कौन सी चीजों को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।